कि रेगुलराइज होना चाहिए। जो गरीब लोगों के पास घास चराई में मकान है, दुकान है, जो है उसको रेगुलराइज किया जाना चाहिए, उनको उसकी ओनरशिप मिलनी चाहिए, मालिकाना हुकूक मिलना चाहिए। इसी तरह जो होटल वाले आज सैकड़ों सालों से होटल चला रहे हैं, यहाँ कोई 150 पुराना होटल की लीज चल रही है, तो उनसे उनके हाथों से छीन के वो बाहर के लोगों को दिए जाने का रास्ता हमवार नहीं किया जाना चाहिए। ये एक हमारा बिल था और मैंने फारूक साहब से जिक्र किया कि आप हमारे बिल पास करने में हमारी मदद कीजिए। आपके पास मेजॉरिटी है, स्पीकर आपका है, असेंबली आपकी है। तो आपको याद होगा कि जब मैंने इस बिल का जिक्र किया तो उस वक्त सुनील शर्मा ने कहा था कि हम देखेंगे ये बिल कैसे आएगा, थ्रेटन किया था और इस बिल को लैंड जहाद का नाम दिया था। तो मैं उम्मीद करती हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो एक हिसाब से एक एश्योरेंस दी, क्योंकि कल शमी ओबराय भी मेरे पास आए थे, उन्होंने भी कहा, उमर साहब ने भी कहा कि भाई जो भी प्रो पीपल बिल होगा हम उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद रखती हूं कि हम जो इस वक्त पीडीपी 3 वोट लेके बीजेपी को दूर रखने के लिए एक ऐसी जमात को वोट डाल रहे हैं जो मेरे ख्याल में उस लायक नहीं है, क्योंकि हम ये सोच के वोट डाल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो फासिस्ट फोर्सेस हैं, कम्युनल फोर्सेस हैं, उनको किसी भी कीमत पे रोक लेना है। मगर ये लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। ये वक्तन फवक्तन जब पीएचडी हमने बनाई कि हम जम्मू कश्मीर को एक यकजा करके रखेंगे, एक कलेक्टिव लीडरशिप देंगे ताकि जो आने वाला मुसीबत है बीजेपी की तरफ से उसका मुकाबला कर सके, उसको भी तोड़ दिया जब इनको अपने लगा कि इसमें फायदा नहीं है। आज जबकि इंडिया अलायंस का ये हिस्सा है और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस वाहिद ऐसी पार्टी है जिसका लीडर वाहिद राहुल गांधी जी इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर मुकाबला कर रहे हैं बीजेपी का, तो इन्होंने उनको भी राज्यसभा से बाहर रखा। इस वक्त एक सीट क्या चीज होती है, तो यानी मेरे कहने का मतलब है ये इस लायक तो नहीं है कि इन पे भरोसा भी किया जाए, इनको वोट भी दिया जाए। पर चूंकि हमारा मकसद बड़ा है, जैसे पीएचडी बनाते वक्त मेरा मकसद बड़ा था कि हम मिलजुल के जम्मू कश्मीर की हिफाजत करेंगे, यहाँ के लोगों की हुकूक की, और उसके बाद इंडिया अलायंस आज जो है वो भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है। तो इसलिए हमने फैसला किया है हम वोट देंगे। और दूसरा हमारा बिल है डेली वेजेस का, जो आपने देखा कई दिनों से वो हड़ताल पे हैं, जम्मू में भी, कश्मीर में भी, और बेचारे बड़े गरीब लोग हैं। और पूरा जो निजाम है, चाहे पीएचई हो, आरएनबी हो, इरिगेशन हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, कोई भी डिपार्टमेंट देख लीजिए, 20-20, 25-25 साल से ये बहुत ही मामूली रकम पे काम करते हैं और कई लोगों को तनख्वाह भी नहीं मिलती है। और ये वजह थी, मैंने अपने दौर में इनका बायोमेट्रिक करवाया था और मैंने एसआरओ भी लाया था इनको रेगुलराइज करने के लिए, पर फिर सरकार गिर गई। तो आज हमने इन 2 बिल्स के ऊपर हम फिर से एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भरोसा कर रहे हैं कि इन्होंने जो हमें वर्ड दिया है, खासकर फारूक साहब ने जो वर्ड दिया है और जिसको कल शमी ओबराय ने दोहराया, उसका पास करते हुए ये दोनों बिल हमारे असेंबली में पास करेंगे, और ताकि लैंड राइट्स बिल पास हो, लोगों को मालिकाना हुकूक मिले, जो गरीब लोग हैं या जो होटल वाले हैं और जो डेली वेजर्स हैं वो रेगुलराइज हो जाएं। और दूसरी हमारी बात यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो 3 वोट हैं, बहुत कम है मगर बहुत माने रखते हैं, ये हम 3rd जो प्रेफरेंस है उसमें दे देंगे, यानी शमी ओबराय को देंगे। हम 4th में नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि 4th सीट जब ये हार जाएंगे तो सारा इल्जाम पीडीपी के ऊपर लगाया जाएगा कि पीडीपी ने कोई गड़बड़ कर दी है। तो इसलिए हमारी उनकी से गुजारिश है कि हमने आपको सपोर्ट देना है, मगर जो हम वोट डालेंगे वो हम शमी ओबराय के उसको प्रेफरेंस देंगे, हम 4th में नहीं देंगे। आप अपने वोट उनको डाइवर्ट कर लीजिए 4th सीट में, पर हम 3rd सीट में आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कल को अगर 4th सीट बीजेपी जीत जाती है और हार जाते हैं तो आप जो अपनी नाकामी का जो है टोकरा हमारे सर पे फोड़ें। तो दैट्स ऑल। आपने कहा कि ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करनी होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये बिल, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी ये बिल बनाई थी, रणवीर सादिक ने वो बिल टेबल की थी, तो आप ये कह रहे हैं कि ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे? अगर उन्होंने भी लाई, मैंने नहीं कहा ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, मैंने कहा उमर साहब ने कहा कि अगर कोई जो प्रो पीपल बिल होगा हम उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेंगे। और हमने ये भी कहा कि अगर सरकार को हमारा बिल पसंद नहीं है वो अपना बिल ले आए, गवर्नमेंट बिल, ये बचकाना हरकतें नहीं कि प्राइवेट, वो क्यों प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे?
वो तो सरकार में है ना। प्राइवेट मेंबर बिल तो हम लाएंगे ना, हम अपोजिशन में। वो तो अगर वो कोई चीज करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट बिल लाए, हम भी सपोर्ट करेंगे, या हमारे बिल का सपोर्ट करें या अपना बिल ला के हमारा सपोर्ट ले लें। महबूब जी, आज रेजोल्यूशन भी गया था आपकी पार्टी की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि वक्फ बोर्ड को रेस्टोर करे या मुत्तहिदा मजलिस अमल को वो हैंड ओवर किया जाए, लेकिन वो बैलेटिंग में जो है ड्रॉप हुआ है वो रेजोल्यूशन। नहीं, वो तो वही नहीं, दूसरा जो हमने एमनेस्टी लाया था बिजली को लेके कि वन टाइम एक बार माफी मिलनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं, जिसके मुखालफत उमर साहब इलेक्शन से पहले करते थे और यहाँ 200 यूनिट बिजली फ्री भी देना चाहते थे, आज स्मार्ट मीटरों ने जम्मू कश्मीर के लोगों की कमर तोड़ दी है। तो हमने एक लाया था रेजोल्यूशन, फयाज साहब ने लाया था, ये कह के कि वन टाइम एमनेस्टी मिलनी चाहिए लोगों को, खासकर गरीब लोगों को जो वो इतना बिल नहीं दे पाते हैं। तो उसको भी रिजेक्ट किया, इसको भी रिजेक्ट किया। तो मगर मैं चाहती हूँ कि बिल को जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी मेरे ख्याल में ये बॉल इज इन देयर कोर्ट, ये लोगों की अदालत में है। अब चाहे हमारा लैंड का बिल है, चाहे हमारा डेली वेजर का बिल है, ये इसका फैसला अगर इन्होंने असेंबली में नहीं किया तो फिर लोगों की अदालत में इसका फैसला होगा। थैंक यू सो मच। क्योंकि हर मुद्दा अपनी जगह जो भी वही सामने लाए गए, इसमें ये कहा गया कि विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शायद 4 दिन की असेंबली चलेगी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो भी कोई मसला होगा, सब लाइक स्टेट हो, वो इसमें डिस्कस नहीं किया जाएगा। तो कितना बड़ा नेगेटिव रास्ता जा रहा है, स्टेटहुड की बात ही नहीं होगी इस सेशन। नहीं, देखिए, मैं तो नहीं कहती हूँ कि ऐसी कोई बात है, कोई चीज डिस्कस नहीं होती है। 370 भी सब जुडिस था, बीजेपी हर जगह 370 की बात करती थी, कहाँ 370 की बात थी। बाबरी मस्जिद सब जुडिस था, हर इलेक्शन में वो बाबरी मस्जिद की बात करते थे। मेरे ख्याल में ये कन्वीनियंस की बात है। दूसरी बात, मैं स्पीकर साहब से गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो पिछला 2024 का इलेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस से पीडीपी या किसी जमात ने लड़ा, तो हमने लड़ा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी लोगों को अपनी बात कहने का हक देंगे हम जब हम सरकार बनाएंगे या असेंबली में आएंगे। आज उसको फिर से दबाया जा रहा है, क्योंकि मैंने सुना जो भी जर्नलिस्ट हैं, मीडिया के लोग हैं, बहुत सिलेक्टिव उसमें उनको अंदर आने दिया जाता है। असेंबली के अंदर बहुत सिलेक्टिव हो रहा है। आम जिस तरह हमारे वक्त में जितने भी लोग आते थे, जो चाहते थे दिखाते थे, बोलते थे, उस पे काफी ज्यादा उनको बताया गया है कि ऐसे नहीं करना है। और तीसरा, मुझे ध्यान आया कि मैं उमर साहब से कहना चाहती हूं कि इन्होंने, सुनील शर्मा ने हमको धमकी दी है कि आपका बिल असेंबली में नहीं आएगा, ये लैंड जहाद का बिल है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि उमर साहब उसके बीजेपी के एजेंडे की पासदारी नहीं करेंगे। वो इस बिल को देखेंगे, असेंबली में आएगा भी और उसको पास भी करवाएं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर लोगों को फैसला करना पड़ेगा कि बीजेपी के एजेंडे को इम्प्लीमेंट जम्मू कश्मीर में कौन कर रहा है। थैंक यू सो मच। पावर रखते हैं, मैंने वही सबसे असेंबली में पूछा था। मेजॉरिटी है, उनके पास 50 मेंबर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 50 मेंबर है, बिल्कुल पास कर सकते हैं बिल को, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। और हमारी बिल में कोई टेक्निकल एंटी नेशनल बिल नहीं है। अब देखिए ना, सुनील शर्मा ने कहा कि ये लैंड जहाद का बिल है, ये एंटी नेशनल बिल है। तो अगर उमर साहब भी ऐसा समझते हैं, हमारे स्पीकर साहब भी ऐसा समझते हैं, फिर वो और बात है। फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को राज्यसभा से बाहर रखा गया, किसके एजेंडे की ऊपर उनको रखा गया बाहर, वो तो सोचने वाली बात हो। और अगर आज हमारा लैंड का बिल बाहर रखा जाए, उसको वोट नहीं किया जाए, तो इसका मतलब है कि जो सुनील शर्मा ने धमकी दी उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा कर रही है। सीधी बात है। थैंक यू सो मच। मैम, सजा दो ने परसों को सुन रहे थे आप, आरोप लगाते हुए सीधे तौर पर नजर आ रही थी, बड़े बयान कुछ दिए गए। उन्होंने कहा कि वोट के लिए फारूक साहब का फोन आया था, मैंने कहा कि हम वोट देंगे लेकिन कुछ शर्तें हैं हमारी तरफ से। भूमि अधिकार बिल पर समर्थन उन्होंने कहा कि हमें चाहिए, उसके बाद ही वोट दिए जाएंगे। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया कि हमारी संख्या कम है लेकिन मायने रखती है। होटल वालों की लीज खत्म हो रही है, उन पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने ऐसा कहा, हम फासिस्ट लोगों को रोकना चाहते हैं। राज्यसभा की तीसरी सीट पर खासतौर पर उन्होंने कहा है कि ध्यान दिया जाएगा और उसी सीट पर हम वोट देंगे, चौथी सीट पर वोट नहीं देंगे, क्योंकि कल को अगर वहां से हार होती है तो ठीकरा हमारे सर पर फोड़ देंगे एनसी वाले। हम शमी ओबरॉय को प्राथमिकता देंगे, ये बात उन्होंने कही है। साथ ही साथ उनकी तरफ से ऐसा भी कहा गया है कि अब देखना होगा जम्मू कश्मीर की आवाम को कि किसका समर्थन एनसी कर रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी और एनसी के मिले होने की खबर उनकी तरफ से दी गई है। कहा है कि हमारी शर्तें हैं तभी हम वोट देंगे।
उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला का फोन हमारे पास आया था, वोट के लिए कहा था, जरूरत है वोट की, लेकिन हम वोट देंगे, लेकिन कुछ शर्तों के आधार पर ही वोट दिया जाएगा। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई राज्यसभा चुनावों से पहले, कई मायनों में अहम है, कई मुद्दों को उन्होंने उठाया। वोट देने की जब बात आई, क्योंकि जिस तरीके से प्रत्याशी उतरे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी भी दम भर रही है कि 2 सीटें तो हम किसी ना किसी तरीके से निकाल ही लेंगे, तो वो कॉन्फिडेंस में नजर आ रही थी कि भले ही हमारी संख्या कम है लेकिन बहुत मायने रखती है और हम वोट देंगे, एनसी को पीडीपी की तरफ से समर्थन दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें होंगी, कुछ बिल होंगे, इस सत्र में वो पास करने होंगे। और तीसरी सीट पर शमी ओबरॉय को प्राथमिकता देने की उन्होंने बात कही है। कहा है कि चौथी सीट पर हम समर्थन देने से थोड़ा कतरा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हार की उम्मीद वहां पर लगाई जा रही है, तो एनसी कह देगी कि पीडीपी के वजह से हम हार गए। तो ऐसे में तीसरी सीट पर उन्होंने कहा है कि हम समर्थन देंगे एनसी को। भूमि अधिकार बिल पर समर्थन चाहिए। उन्होंने अपनी तरफ से जो शर्तें रखी उसमें 1-2 बिल है। कहा कि पहले उमर सरकार उन्हें पास करे और उसके बाद हम राज्यसभा चुनावों के लिए उनका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। कल जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव होंगे। ये चुनाव 4 सीटों पर होंगे। चारों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले विधायकों को व्हिप भी जारी कर दिया है। उधर वोट के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की नजरें कांग्रेस पर टिकी है। राज्यसभा की चौथी सीट देने पर कांग्रेस एनसी से नाराज चल रही है और कांग्रेस के स्थानीय नेता कह रहे हैं कि जैसा आलाकमान निर्देश देगा वैसी कांग्रेस की प्रदेश इकाई फैसला करेगी। चुनाव को लेकर एनसी और कांग्रेस ने बुधवार को विधायक दल की बैठक की थी। एनसी ने बैठक में कांग्रेस नेताओं को भी बुलाया था, लेकिन कांग्रेस के नेता समय ना होने का हवाला देकर एनसी के बैठक में नहीं पहुंचे। आज फिर से शाम में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। उधर सियासी गर्माहट के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सब ठीक है। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस समर्थन करेगी। बता दें कि बीजेपी ने भी राज्यसभा में 3 सीटों पर उम्मीदवार दिए। बीजेपी के बड़े नेताओं ने इन सीटों पर जीत का दावा भी किया है। विरोधी दल बीजेपी पर हॉर्स स्टीयरिंग करने के भी आरोप लगा रहे हैं। उधर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पीडीपी राज्यसभा की तीसरी सीट पर वोट देगी। हम शमी ओबरॉय को प्राथमिकता देंगे। तो कल का इंतजार सबको है। सियासी समीकरण जिस तरीके से चल रहा है वो आप देख रहे हैं। कल ही एनसी की तरफ से 6:30 बजे मीटिंग हुई थी। हालांकि कांग्रेस को बुलाया गया था, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने मीटिंग की और इस मीटिंग में कहीं ना कहीं निश्चित किया गया कि उस एनसी की मीटिंग में जाना है या नहीं, लेकिन बाद में हवाला दिया गया कि समय नहीं है, इस वजह से नहीं पहुंच पाए। तो देखिए, राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं, उसको लेकर इंतजार है कल का। और इसी पर हमारे गेस्ट इमरान गाजी एनसी स्पोक्सपर्सन और विक्रम मल्होत्रा बीजेपी स्पोक्सपर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले सवाल मैं इमरान काजमी से करना चाहूंगी। आप बताइए, आपकी तरफ से आज एक बार फिर से जब मीटिंग हुई, कांग्रेस नहीं आई, कहा कि समर्थन नहीं दे रहे हैं, खबरें ऐसी उठ रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि समय नहीं इसलिए पहुंच नहीं पाए। और अब जो पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कह रहे हैं कि उमर सरकार का फोन आया, समर्थन चाह रहे हैं। देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात रही प्रिया जी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस एक बहुत पुराना अलायंस है। ये डीप रूटेड अलायंस है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सेकुलर वैल्यूज को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अच्छी तरीके से समझते हैं, इसीलिए ये बहुत देर से इकट्ठे हैं। किसी भी अलायंस में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, थोड़ी सी वो डिफरेंसेस कहें, ये बिल्कुल वो अलायंस ही क्या जिसमें आप कोई डिक्टेटरशिप चलाए, हर एक की अपने एक वैल्यूज होती हैं, उसको लेकर अगर कोई डिफरेंसेस आते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अनटिल एंड अनलेस आपका गोल एक हो।
आपका गोल है इस वक्त बीजेपी को बाहर रखना, तो उसके लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको कल एक पेज पे दिखेंगे। ठीक है, एक खबर बीच में ये भी आ रही थी कि कुरान हाथ में लेकर कसम दिलाई गई है कि आप क्रॉस वोटिंग ना करें। क्या कहेंगे आप उसके बारे में? नहीं, देखिए, एलओपी साहब ने ये कहाँ से सुना, किससे सुना, किसने उनको बोला कि कुरान लेके वो कस्में दिला रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले अपने एमएलएज को? इसके ये उन्होंने बयान दिया है, इसका जवाब वही बेहतर दे सकते हैं कि उन्होंने ये बात कहाँ से। ऐसा कल वहाँ पे मीटिंग हुई, उसमें इंडिपेंडेंट सारे थे, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के सीपीआईएम के लीडर थे, तारगामी साहब थे, बाकी इंडिपेंडेंट एमएलएज थे वहाँ पे। अगर आपने उनके मुंह से, किसी के मुंह से ये बात सुनी तो तब आप बोल सकते हो, अदरवाइज इसका जवाब तो एलओपी साहब ही दे सकते हैं कि उन्होंने ये बात कहाँ से निकाली। चलिए पूछते हैं विक्रम मल्होत्रा जी, किस आधार पर आपने कहा कि श्रद्धांजलि पर राजनीतिकरण हो रहा है और कुरान हाथ में लेकर क्रॉस वोटिंग ना करने के लिए एनसी कह रही है अपने विधायकों को? नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। मैं एक अंग्रेजी की कहावत है, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। ये जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड चल रहा है, वो आप सबकी समझ में आना चाहिए कि ये एक जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन आपके नेशनल टेलीविजन पे चैनल पे आके ये कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलायंस की दुहाइयां दे रहे हैं, तो वो अलायंस बचा कहाँ है? आज जिस तरह से कांग्रेस ने इनकी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग को अटेंड करने से मना कर दिया और ये कह दिया कि हमारे साथ धोखा हुआ है और हमारी हाईकमान फैसला ले रही है कि वोट डालना भी है कि नहीं, और जिस तरह से महबूबा मुफ्ती साहिबा का बयान आया अभी, जिसमें वो कह रही है साफ साफ हर अपनी बात पे वो ये कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ने हमारे साथ धोखा किया है, आगे भी धोखा किया, जो गुपकार अलायंस था उसमें भी धोखा हुआ, हमें शक है कि अभी भी धोखा कर सकते हैं, पर फिर भी हम तीसरी सीट पे उनको वोट देने के लिए तैयार हैं। तो ये जो कंफ्यूजन की स्थिति इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस के बीच में बनी हुई है, ये दिखाती है कि किस तरह से इनका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है। ये एक फ्रेगमेंटेड और बिखरा हुआ अलायंस है जो अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन जब भी टेलीविजन पे आके इसके होने की दुहाई दें, क्योंकि उनको वो इस बात समझते हैं कि अगर हम ये बात मान लेंगे कि अलायंस टूट चुका है, तो कहीं ना कहीं हमको जो अलायंस है यूपीए का, उससे कहीं बाहर कर दिया जाएगा। तो वो आज पूरी तरह से कांग्रेस को धोखा देने के बाद कांग्रेस के साथ इवन कांग्रेस ने नगरोटा की सीट लड़ने से मना कर दिया। जब उमर साहब ने ओपनली कहा था कि हम कांग्रेस को देने को तैयार हैं, तो कांग्रेस ने लेने से मना कर दिया। तो एवरीथिंग इज नॉट फाइन, एवरीथिंग इज नॉट हंकी डोरी बिटवीन कांग्रेस एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस। और ये बात हमारे जम्मू कश्मीर के लोग समझ रहे हैं कि जिस तरीके से ये अलायंस तितर बितर हो रहा है, तार तार हो रहा है, वो लोगों को समझ में आ रहा है। और जहां तक कुरान की पे कसम खाने की बात है, वो एलओपी सुनील शर्मा जी ने, मुझे लगता है अगर ऐसा कहा है, मैंने भी सुना है, तो वो जरूर उनके पास कोई पुख्ता सबूत होंगे, उनको जानकारी होगी, तभी वो कहा। वो एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल फिगर है। और अगर वो ना भी कहें, तो जिस तरह से आगा रहुल्ला ने जो माहौल पैदा किया है, जिस तरह से आपने देखा कि ओपनली डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि कौन है आगा रहुल्ला, हम नहीं जानते, जो हमारे लीडर की इज्जत नहीं करेगा हम उसको लीडर नहीं मानते, और अगले दिन फिर माफी मांगने वो उनके घर पहुंच जाते हैं। तो ये सारा जो प्रकरण है, ये सारा जो समीकरण है, ये आप पूरे दर्शकों के सामने, इट इज अनफोल्डिंग बिफोर द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड द कंट्री, कि ये क्या मजाक जो है एक कोalition के नाम पे, एक सरकार के नाम पे जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे जवाब ले लेते हैं इमरान जी, क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का कहना है कि आप तो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, इसी वजह से कांग्रेस को सीट नहीं दी मनचाही। उसके बाद ये आगा रहुल्ला का भी मुद्दा चल रहा है, गठबंधन में भी दिख रहा है किस तरीके से खटपट है। फिर डिप्टी सीएम पहले कह देते हैं कि आगा रहुल्ला को मैं नहीं जानता, फिर कहते हैं कि मैं इस बारे आगा रहुल्ला के बारे में नहीं कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी के आगा रहुल्ला के बारे में कह रहा था। क्या कोई गड़बड़ चल रही है जो सामने नहीं आ पा रही मीडिया तक? देखिए प्रिया जी, जहां तक मैडम मुफ्ती का सवाल है, मैडम मुफ्ती खुद इंडिया अलायंस का पार्ट हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बड़े अच्छे तरीके से जानती थी कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट के लिए वोट मांगने जाएंगे, उससे इजीली वो कांग्रेस को सपोर्ट कर सकते हैं।
इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को ये कह रही थी कि आपको पीडीपी का भी सपोर्ट मिलेगा, आपको इंडिपेंडेंट्स का भी सपोर्ट मिलेगा, आपको गनी लोन साहब भी सपोर्ट करने से मना नहीं करेंगे, तो हमारी चारों सीटें इस तरीके से स्क्वायर हो सकती, इसलिए आपको चौथी सीट दी जा सकती। लेकिन कांग्रेस एडमेंट थी इस चीज के लिए कि हम विदाउट एनी कंटेस्ट है, विदाउट एनी हार्ड वर्क के हमें एक सेफ सीट दी जाए। तो इसमें अब उस पे कांग्रेस अगर किसी चीज की नाराजगी जताती है, उसके बाद भी हाईकमांड से उनकी बात हुई है, एवरीथिंग इज फाइन, और कल आपको सारे एक पेज पे दिखेंगे। अल्टीमेटली देखिए, कभी भी रिजल्ट्स मैटर। कल रिजल्ट आपको ये दिखेगा कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, ये सारे लोग आपको सारे एक पेज पे दिखेंगे, और जो आपको क्लियरली रिजल्ट जब आएंगे तो आपको दिखेगा कि ये सारे एक पेज पे थे। इमरान काजी जी, इसी के साथ इसका भी तो सटीक जवाब नहीं मिला ना कि अगर एलओपी ने कहा है, हमारे विक्रम जी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं से खबर उठी होगी, तो क्या आपको लगता है कि राजनीति ऐसे धार्मिक कार्ड खेल के करना सही होगा और कुरान को बीच में लाके कि क्रॉस वोटिंग ना कीजिए? कहीं ना कहीं से तो ये खबर आई होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। देखिए प्रिया जी, पॉलिटिकल लेवल पे रिलीजियस चीजों को तो सबसे पहले लाना ही नहीं चाहिए। ना तो हम ऐसे एथिक्स को मानते हैं, ना ऐसे प्रिंसिपल्स को मानते हैं कि आप पॉलिटिकल लेवल पे रिलीजन को लाए और उस पे लोगों को कस्में दे के आप अपने हक में वोट दे। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये देखिए, और तो हमने कहीं से ये बात सुनी नहीं, बाकी किसी मीडिया हाउस से, कहीं से भी, किसी भी सोर्स से हमने ये बात सुनी नहीं, सिवाय एक एलओपी साहब के। इसलिए मैं कहता हूं कि एलओपी साहब ही इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने ये बात कहां से सुनी, उनके कौन से सोर्स थे ऐसे कि कंफर्म सोर्सेज थे। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैंने सुना है, उन्होंने कहा कि किया गया है। इसका मतलब वो वहां पे मौजूद थे, या उनके कोई सोर्सेज वहां पे मौजूद थे। तो इसका सही जवाब वही दे सकते हैं। विक्रम जी, देखिए, कह रहे हैं कि जवाब तो आप लोगों के पास ही है, कहां से आधार मिला, कहां से आया और किया है, सामने किया है, पीछे से किया है, क्या कहेंगे? ये तो बड़ी आपके सामने एक स्पष्ट स्थिति है। मैंने आपसे पहले भी किया, प्रिया जी, आपको बताया कि एक स्पष्ट स्थिति है, एक राजनीतिक चलचित्र हमारे सामने है कि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा धड़ा जो है वो नाराज है अपनी सरकार से, जिसके वो आगा रहुल्ला जिसकी लीडरशिप कर रहे हैं, और उसमें वो अलग अलग कारण दे रहे हैं कि रिजर्वेशन की बात हुई, 370 की बात नहीं की, और अलग बेशुमार बातें वो ले रहे हैं कि जिनके सामने हम लोगों के पास गए थे मैंडेट लेने के लिए, हम एक साल बाद अब किस मुंह से उनके पास वोट लेने के लिए जाएं। तो ऐसी स्थिति में जो सुनील शर्मा जी कह रहे हैं, उसका वैसी स्थिति उत्पन्न होना एक कोई बहुत हैरान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब इनका अपना फ्लॉक एक साथ नहीं है और एक इनके बड़े एक मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो उनकी असेंबली, उनकी पार्लियामेंट के अंदर 10-12 असेंबली सेगमेंट्स आती हैं, उनमें एमएलएज होंगे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कोई नाराजगी लोगों में जरूर होगी। वो भी तो एक जाने माने लीडर है कश्मीर के, यहाँ ये डिनाई करेंगे कि वो उनका राजनीतिक वजूद कुछ नहीं है। तो जब एक बड़ा लीडर इस तरह से नाराज है और वो ओपनली कहता है कि मैं पार्टी की कैंपेन नहीं करूंगा, तो कहीं ना कहीं अलार्म बेल्स जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जरूर खलबली मची हुई है, वो सामने आ भी रही है। और जहां तक ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल ठीक है सब कुछ, तो महबूबा मुफ्ती ने तो इल्जाम ज्यादा लगाए और साथ की बात तो कम करी। आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने बार बार कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये बार बार कहा कि चौथी सीट अगर ये हार गए, जो ये हारने जा रहे हैं, तो हम पे इल्जाम आएगा, इसलिए हम वोटिंग तो करेंगे। इल्जाम तो सर ये भी लगा रहे हैं ना, कह रहे हैं आप ही के साथ मिले हुए हैं। एक तरफ आप दोनों कह रहे हैं कि वो गलत है, ये गलत है, वो तो कह रही हैं कि मिले हुए आप लोगों के साथ हैं, फिर कह रही हैं कि हम एनसी को समर्थन देंगे तीसरी सीट पर। किसको मिला हुआ कह रहे हैं? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर सवाल उठा रही है और उन्हीं के लिए वोट देने की बात कर रही है। तो वो खुद कंफ्यूज्ड हैं, वो खुद ये बात कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पे यकीन नहीं किया जाता, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रही है। पर हाँ, मैं शमी ओबराय को वोट दे दूंगी, पर मैं जो चौथी सीट जो क्रूशियल है, तीसरी सीट पे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कंफर्टेबल है। तो अगर वो अपनी बात पे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है और ये बात बताने की कोशिश कर रही है कि जो एक कंफ्यूजिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करी जिसमें 70% टाइम वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्जाम लगाती रही, तो वो कहां से आपको लगता है कि इनका एजेंडा सेम है और ये एक बात कर सकते हैं? और ये आज की सिचुएशन जो है, आप देखेंगी कल आपके सामने रिजल्ट आएंगे, जो सिचुएशन सामने आएगी वो सबके सामने होगी। चलिए इमरान जी, आप जल्दी से ये बता दीजिए, उन्होंने जो शर्तें रखी हैं उन पर एनसी का क्या रुख रहेगा? कि वो कह रहे हैं कि समर्थन तभी मिलेगा जब मेरी शर्तें मान ली जाएंगी।
डेफिनेटली वो कोई उनकी शर्तें ऐसी नहीं है कि जिन पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो तो ऑलरेडी नेशनल कॉन्फ्रेंस उन पे काम कर रही है। वो ऑलरेडी, आप कैजुअल लेबर्स की बात करेंगे तो उसके लिए ऑलरेडी एक कमेटी बनाई है, हाई लेवल कमेटी बनाई है जिसको चीफ सेक्रेटरी साहब हेड कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने रिजर्वेशन की बात की है। रिजर्वेशन में आप अभी देखेंगे पीछे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, जिसको वेट करने के लिए सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री के पास भेजा गया है अब। तो वो ऑलरेडी जो उन्होंने शर्तें रखी है उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी काम कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जी और विक्रम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, कल वो दिन है जिसका इंतजार था। दोनों पार्टियों की तैयारियां पूरी हैं, अपने अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं और ऐसे में कल वोटिंग होनी है। और पूरी राजनीति आप देख सकते हैं किस तरीके से इस मामले पर हो रही है, चाहे पीडीपी की बात करें, एनसी की या बीजेपी की, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कल वोटिंग होगी और उसके बाद इंतजार रहेगा कि आखिरकार नतीजे क्या रहने वाले हैं।